जरा सोचिए, दक्षिण भारत में आज से लगभग 1500 साल पहले जमीन का एक टुकड़ा दान में देना कैसे पूरे समाज, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि सत्ता के समीकरणों को बदल सकता था। हम्म क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत का मध्ययुगीन कृषि समाज कैसे विकसित हुआ? ये वाकई एक अहम सवाल है। कैसे भूमि अनुदानों ने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे समाज को, उसकी बनावट को बदल दिया। सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, यूनिट 13, दक्षिण भारत में कृषि और शिल्प उत्पादन का संगठन, कृषि समाज की क्षेत्रीय रूपरेखा, स्तरीकरण की प्रकृति, लगभग 300-1300 सीई का गहन विश्लेषण करेंगे। ये यूनिट का नाम है। जी हाँ, और ये यूनिट यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, खासकर जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और राज्य निर्माण की समझ के लिए मतलब एक तरह से बुनियाद प्रदान करती है। और उम्मीद है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोता दक्षिण भारत में कृषि विस्तार, भूमि संबंधों, सामाजिक स्तरीकरण, विभिन्न राजवंशों के तहत राजस्व संगठन और क्षेत्रीय विविधताओं को विस्तार से समझ पाएंगे। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि ब्रह्मदे, पल्लीचंदम, देवदान, सभा, ऊर, नाडु, वलनाडु, परिहार जैसे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनकी बारीकियों को भी समझें। मतलब सिर्फ रटना नहीं, समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट के पहले सेक्शन 13.1 परिचय से। यह हमें बताता है कि इस प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, रफली 300 to 1300 सीई, और इससे पहले के समय में क्या मुख्य अंतर था। हाँ, देखिए, टेक्स्ट बताता है कि इस दौर में पहले के मुकाबले लंबी दूरी का व्यापार और मौद्रिक लेन देन, मतलब सिक्कों का इस्तेमाल, उसमें कुछ गिरावट आई। पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर गिरावट आई। अच्छा, तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी? अर्थव्यवस्था ज्यादातर जमीन पर आधारित हो गई, और यहीं पर भूमि अनुदान प्रणाली का उदय होता है। जमीन दान में देने का रिवाज। राजा, सामंत और धनी लोग ब्राह्मणों, धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, मठ और कभी-कभी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी जमीनें दान में देने लगे। और इसी को शायद भारतीय सामंतवाद की बहस से जोड़ा जाता है, जिसका जिक्र यूनिट 10 में भी है। हाँ, बिल्कुल। इतिहासकारों में इस बात पर बहस है कि क्या ये व्यवस्था यूरोप के सामंतवाद जैसी थी या अलग। लेकिन ये तय है कि भूमि अनुदान इस दौर की राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने की कुंजी हैं। खासकर गुप्तकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी सीई और उत्तर गुप्तकाल 7वीं से 13वीं शताब्दी सीई में ये बहुत कॉमन हो गया। और ये सिर्फ गंगा घाटी तक सीमित नहीं था। नहीं नहीं, बल्कि इसी दौर में गंगा घाटी से बाहर अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचानें उभर रही थीं। दक्षिण भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। क्षेत्रीय विविधताएं बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो अब दक्षिण भारत पर फोकस करते हैं। सेक्शन 13.2, दक्षिण भारत क्षेत्र। भौगोलिक रूप से दक्षिण भारत से हमारा क्या मतलब है यहाँ? टेक्स्ट के अनुसार यहाँ दक्षिण भारत का मतलब है विंध्य पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र, खास तौर पे जहाँ द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता, तो इसमें दक्कन का पठार आ गया, पूर्वी और पश्चिमी घाट आ गए, और तटीय मैदान जैसे आंध्र और कोरोमंडल तट। इसकी कल्पना करने से एक मानसिक नक्शा बन जाता है। और कृषि विस्तार का पैटर्न क्या था यहाँ? देखिए, कृषि का विस्तार धीरे धीरे हुआ। शुरुआत हुई नदी घाटियों से, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार, वेगई, ताम्रपर्णी जैसी नदियों की उपजाऊ घाटियों से। फिर धीरे धीरे खेती जंगल और पहाड़ी इलाकों की तरफ फैली। और इस यूनिट का मुख्य फोकस तमिल क्षेत्र पर है। हाँ, तमिल क्षेत्र पर खास ध्यान है, लेकिन दक्कन और आंध्र क्षेत्रों का भी जिक्र आएगा। एक बात और, ये ब्रह्मदेय व्यवस्था आने से पहले कृषि का संगठन कैसा था, इसकी जानकारी थोड़ी कम है। शायद ज्यादातर निर्वाह स्तर की खेती होती होगी। अच्छा, और ब्रह्मदेय का सबसे पहला सबूत कहाँ मिलता है? आंध्र डेल्टा में लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी के कॉपर प्लेट अनुदानों में ब्रह्मदेह का जिक्र मिलता है। हालांकि आंध्र में इस पर और रिसर्च की जरूरत है। तमिल क्षेत्र में तो कावेरी, वैगाई, ताम्रपर्णी जैसी नदियों की घाटियां में लगातार खेती होती रही है। और संगम साहित्य, उसका क्या रिलेवेंस है यहाँ? संगम साहित्य लगभग 3री शताब्दी बीसीई से 3री शताब्दी सीई हमें उस समय के तमिल समाज और अर्थव्यवस्था की झलक देता है। उसमें मुरुत्तम यानी कृषि मैदान, मुल्लई यानी देहाती चारागाह, कुरुंजी यानी पहाड़ी इलाके,
जैसे अलग अलग इकोजोन्स और उनकी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन है। और फिर छठी शताब्दी सीई के बाद क्या हुआ? छठी शताब्दी के बाद ब्राह्मणवादी संस्थाओं मतलब ब्रह्मोदय और मंदिरों ने इन अलग अलग इकोजोन को एकीकृत करना शुरू किया। खेती का विस्तार हुआ, नई तकनीकें आईं। यही प्रक्रिया हमें आंध्र और कर्नाटक क्षेत्रों में भी दिखती है। और दक्कन और आंध्र में किन राजवंशों ने इसे शुरू किया? वहां वाकाटक चौथी छठी शताब्दी, कदंब चौथी सातवीं शताब्दी, पश्चिमी गंग चौथी 10वीं शताब्दी, विष्णुकुंडिन लगभग 475 से 575 सीई जैसे शुरुआती राजवंशों ने ब्रह्मोदय प्रणाली को अपनाया। और बाद में बादामी के चालुक्य, मान्यखेट के राष्ट्रकूट 7वीं 9वीं शताब्दी और फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी में कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य और होयसल राजवंशों ने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया और एकीकृत किया। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 13.3 पर, भूमि अनुदान प्रणाली, ब्रह्मदेय और कृषि विस्तार। ये ब्रह्मदेय अनुदान असल में थे क्या? ब्रह्मदेय या अग्रहार अनुदान ब्राह्मणों को दिए जाते थे। इन्हें धर्मशास्त्रों में सुप्रीम दान यानी सबसे उत्तम दान माना जाता था। ये अक्सर खास मौकों पर दिए जाते थे, जैसे राजा की जीत पर या सूर्यग्रहण के समय, और माना जाता था कि ये दान देने वाले राजा या शासक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ पुण्य कमाना? नहीं, उद्देश्य दोहरे थे। कई बार ये पहले से बसी हुई बस्तियों को राज्य के नियंत्रण में लाने या उन्हें एकीकृत करने के लिए दिए जाते थे, और कई बार इनका उद्देश्य नए अविकसित क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करना होता था। और ये परिहार क्या थे, जिनका जिक्र पहले भी आया था? हाँ, परिहारास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना जरूरी है। परिहार का मतलब है छूटे या विशेषाधिकार। जब ब्रह्मदेय दिया जाता था तो अक्सर उसके साथ कई तरह के दायित्वों से छूट भी दी जाती थी। जैसे राजस्व यानी टैक्स देने से छूट, शाही अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप न करने की छूट, सेना के लिए बैल या रसद सप्लाई करने से छूट, वगैरह वगैरह। इससे अनुदान पाने वालों को जमीन पर ज्यादा नियंत्रण मिलता था। तो इसका मतलब ये अनुदान सिर्फ धार्मिक नहीं थे? बिल्कुल नहीं, ये आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण थे। राजा इसके जरिए कृषि का आधार बढ़ा रहा था, बंजर जमीन खेती लायक बन रही थी और नए इलाकों में राजा का अधिकार स्थापित हो रहा था। और क्या इन ब्रह्मदेय बस्तियों में सिर्फ ब्राह्मण ही रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में शायद ऐसा सोचा गया हो, लेकिन असलियत में इन बस्तियों में ब्राह्मणों के अलावा सेवाकर्मी, कारीगर और गैर ब्राह्मण किसान भी रहते थे, जो ब्राह्मण भूस्वामियों के लिए काम करते थे। यहीं से हमें जमींदार, किराएदार या सेवा कार्यकाल जैसे रिश्तों के शुरुआती रूप दिखाई देते हैं। और मंदिरों की क्या भूमिका थी? मंदिर भी भूमि अनुदान के बड़े प्राप्तकर्ता थे, देवदान। और 10वीं शताब्दी के बाद अक्सर ब्रह्मदेय और मंदिर एक दूसरे से काफी जुड़ गए। कई बार ब्रह्मदेय गांव के प्रबंधन में मंदिर की भी भूमिका होती थी। अनुदान के अलग अलग प्रकार भी थे? हाँ, जैसे एक भोग अनुदान किसी एक व्यक्ति को दिया जाता था, गण भोग या सामुदायिक अनुदान ब्राह्मणों के किसी समूह को मिलता था, और वृत्ति का मतलब था अनुदानित भूमि में हिस्सा या शेयर। सिंचाई का क्या महत्व था इन बस्तियों में? सिंचाई बहुत जरूरी थी, खासकर ब्रह्मदेय और देवदान बस्तियों में। तालाब, जिन्हें टाटक या एरी कहते थे, नहरें, कुएं, इन सब का निर्माण और रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण था। और इसका प्रबंधन कौन करता था? इसका प्रबंधन अक्सर स्थानीय निकाय करते थे, जैसे ब्राह्मणों की सभा या गैर ब्राह्मणों की सभा ऊर। कहीं कहीं महाजन नाम की संस्था का भी जिक्र मिलता है। ये संस्थाएं तालाब बनवाती थीं, उनकी मरम्मत करती थीं, गाद निकलवाती थीं और पानी के वितरण को नियंत्रित करने के लिए समितियां, वारियम बनाती थीं। ये स्थानीय स्वशासन का एक अच्छा उदाहरण है। बहुत दिलचस्प। अब जरा तमिल क्षेत्र पर और खासकर पल्लवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेक्शन 13.4, पल्लव तोंडेनाडु, उत्तरी तमिलनाडु, छठी 9वीं शताब्दी सीई। हाँ, तमिल क्षेत्रों के इतिहास को हम 2 चरणों में देख सकते हैं। पहला 6वीं से 9वीं शताब्दी पल्लवों और पांड्य प्रमुख, और दूसरा 9वीं से 13वीं शताब्दी चोलों का प्रभुत्व। इस पूरे दौर में सामाजिक स्तरीकरण बढ़ता गया और वर्ण विचारधारा का प्रभाव भी गहरा हुआ। पल्लवों की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआती पल्लव शासकों ने प्राकृत और संस्कृत में अनुदान जारी किए, 4वीं-6वीं शताब्दी। उनका प्रभाव शुरू में कृष्णा और गुंटूर जिलों, आज के आंध्र प्रदेश, और नेल्लोर जिले के दक्षिणी भाग तक था। बाद में उन्होंने कांचीपुरम को अपना मुख्य केंद्र बनाया। और उन्होंने ब्रह्मदेय का इस्तेमाल कैसे किया?
पल्लवों ने ब्रह्मदेय अनुदानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कांचीपुरम के आसपास पल्लार छैयार नदी घाटी और पेनार घाटी जैसे नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मदेय स्थापित किए। इस दौर के आर्थिक और कृषि विकास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मुख्य स्रोत यही भूमि अनुदान है, ब्रह्मदेय अनुदान और मंदिरों को दिए गए अनुदान। इन अनुदान पत्रों में अक्सर जमीन का, सिंचाई व्यवस्था का, फसलों का, यहाँ तक कि भौगोलिक और पारिस्थितिक स्थितियों का भी बड़ा विस्तृत विवरण मिलता है। शिल्प उत्पादन के भी कुछ संदर्भ मिलते हैं। और ब्राह्मणों की क्या भूमिका थी इसमें? सिर्फ पूजा पाठ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि ब्रह्मदेय गांवों में वो प्रबंधक और उत्पादन के आयोजक बन गए। गैर ब्राह्मण गांवों उर में यही भूमिका बिल्लालार, भूमि स्वामी किसान निभाते थे। ब्राह्मणों को खगोल विज्ञान का ज्ञान था, जिससे फसलों के पैटर्न तय करने में मदद मिलती थी। उन्हें जल प्रबंधन की समझ थी। वो जमीन की सीमाएं तय करते थे, स्वामित्व स्थापित करते थे, भूमि की श्रेणी निर्धारित करते थे और वसूले जाने वाले करों का हिसाब रखते थे। तो ये ब्रह्मदेय सिर्फ धार्मिक अनुदान नहीं थे? कतई नहीं। ये आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक अनुदान भी थे। जिन्हें ये अनुदान मिलते थे, उन्हें राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता था, टैक्स में छूट मिलती थी, मतलब जमीन पर उनका लगभग पूरा अधिकार हो जाता था। कई बार मौजूदा बस्तियों को मिलाकर भी ब्रह्मदेय बनाए जाते थे, जैसे उदेंद्रम और पट्टलंगलम प्लेट्स में जिक्र है। संसाधनों का परिसंचरण कैसे होता था? मतलब उपज और टैक्स कैसे घूमते थे? इसके लिए नाडु या कुर्रम जैसी छोटी क्षेत्रीय इकाइयां महत्वपूर्ण थीं। पल्लव, पांड्य और बाद में चोल राजा इन्हीं इकाइयों के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करते थे। मंदिरों के जरिए भी संसाधनों का बड़ा परिसंचरण होता था। जो पुरानी छोटी निर्वास स्तर की बस्तियां थीं, वो भी इन नाडु का हिस्सा बन गई। तो स्थानीय स्तर पर कौन लोग शक्तिशाली थे? स्थानीय अभिजात वर्ग में मुख्य रूप से ब्राह्मण, जो सभा के सदस्य होते थे, विलालार, जो ऊर के सदस्य होते थे, और मंदिर के पदाधिकारी और किराएदार शामिल थे। नाडु स्तर पर प्रभावशाली लोगों को नात्तर कहा जाता था, जो नाडु सभा के सदस्य होते थे। नाडु कृषि उत्पादन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जैसे सिंचाई का प्रबंधन, श्रम जुटाना आदि। प्रशासनिक रिकॉर्ड में नाडु और ब्रह्मदेय का ही सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। और क्या इस दौर में सिक्के कम चलने लगे थे? हाँ, ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था ज्यादातर वस्तु विनिमय पर आधारित थी, या कह सकते हैं कि मुद्रा का चलन कम था, डिमोनेटाइजेशन। हमें करों का जिक्र मिलता है, लेकिन कई कर वस्तुओं के रूप में थे। अनुदानों में कभी-कभी बर्तन बनाने वाले, बुनकर, लोहार आदि के दान का भी जिक्र है। एक विवाद का भी जिक्र है जहां पुल्लार, शायद निचली जाति के खेतीहर मजदूर, को ब्रह्मदेह से 12 साल के लिए कुछ देनदारियों से मुक्त किया गया था। अब जरा इन परिहारों पर वापस आते हैं। सेक्शन 13.4.1 ब्रह्मदेय अनुदान की प्रकृति, परिहार या छूट। इनकी संख्या 18 तक बताई गई है। हाँ, कुछ अनुदानों में 18 तक परिहारों यानी छूटों की सूची मिलती है। ये संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाती है कि अनुदान पाने वालों को जमीन, उसकी खेती, उससे जुड़े शिल्प और वहां रहने वाले लोगों पर कितना व्यापक नियंत्रण मिल जाता था। उन्हें गांव के भीतर ही टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल जाता था। ये व्यवस्था धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये धर्मशास्त्र के निर्देशों के अनुसार था। 6वीं-7वीं शताब्दी के पल्लव कॉपर प्लेट अनुदानों, जो गुंटूर, कृष्णा, नेल्लौर जिले से मिले हैं, उनमें इनका विस्तृत जिक्र है। क्या कुछ प्रमुख परिहारों के उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। लिस्ट काफी लंबी है, पर कुछ उदाहरण हैं। अलोन खदकम, नमक बनाने के अधिकार या टैक्स से छूट। अर्थ समविनायका, शायद गांव के प्रशासन में शाही अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्ति। अपरंपरा बलिवाड्डम, शाही अधिकारियों के दौरे पर उनके लिए बैल सप्लाई करने से छूट। अभाड़ा पेसम, टैक्स वसूली के लिए सैनिकों के गांव में घुसने पर रोक। अचूरचूला विनसिखातवसम, राजा या अधिकारियों के लिए उबले चावल, बर्तन, खाट सप्लाई करने से छूट। अबरत धिगहणम, दही या दूध सप्लाई करने से छूट। अतरन साहित्यिकम जलम, जंगल की उपज इस्तेमाल करने, बेगार, फोर्स्ड लेबर से छूट। अकरसतगाहोपम, घास या लकड़ी लेने से छूट। अभरित कसक पशपनागहणम, सब्जियां या फूल सप्लाई करने से छूट। और भी कई थे, जैसे पानी निकालने के साधनों पर टैक्स से छूट, कुम्हारों से बर्तन लेने से छूट वगैरह। और कभी-कभी लिखा होता था सर्व परिहार परिहृता। हाँ, इसका मतलब होता था कि सभी प्रकार की छूटों सहित, मतलब अनुदान पाने वाले को हर तरह की देनदारी से मुक्त कर दिया गया है। अनुदान दिलवाने में कुछ अधिकारियों की भी भूमिका होती थी। हाँ, अनुदान पत्रों में अक्सर विजनापति का जिक्र आता है,
ये वो शाही अधिकारी होता था जो राजा से अनुदान की सिफारिश करता था, और अंजापति ये शायद स्थानीय प्रमुख या कार्यकारी अधिकारी होता था जो अनुदान को लागू करवाता था। ये सब दिखाता है कि कृषि उत्पादन और उस पर नियंत्रण को कैसे पुनर्गठित किया जा रहा था। चौथी से छठी शताब्दी के अनुदानों में और क्या जानकारी मिलती है? उन पुराने अनुदानों में कई तरह के अधिकारियों का जिक्र है। ग्रामभोजक, ग्रामेयक, अधिकृत, सर्वदक्ष, पर्यवेक्षक, आयुक्तास, नायकास, राजवल्लभास, अरण्य अधिकर्ता, वन अधिकारी आदि। इससे पता चलता है कि उस समय भी एक प्रशासनिक ढांचा मौजूद था। इन अनुदानों में भी 18 परिहारों का जिक्र है, सिवाय उन भूमियों के जो देवताओं देवभोगहल के लिए थीं। कुछ जमीनें वच्च भोगमू कहलाती थीं, जिनका उपयोग केवल गांव के निवासी ही कर सकते थे। और करों और व्यवसायों के बारे में? हाँ, कर छूट के अलावा कुछ अधिकारों का भी जिक्र है, जैसे असीकरू का, शायद हथियार रखने का अधिकार, लाइसेंस वाली दुकानें, अपन पट्टा, और कर देने वाले व्यवसायी जैसे प्रवरंचर, कपड़ा व्यापारी, कोलेक, बुलकर का जिक्र है। दुकानों से मिलने वाले टैक्स, अपन आजीविका का भी जिक्र है। कुछ और समूहों का भी जिक्र है जिनकी पहचान थोड़ी मुश्किल है, जैसे रज्जू प्रतिहार, रस्सी पर नाचने वाले, धर्नक अभिनेता, चेलक्षोधक, रंगरेज, देवदासी, जलहारक, पानी लाने वाले, तंतुवाय, बुनकर, नापित, नाई, शपिट, बढ़ाई, विवाह और कारीगरों द्वारा दिए जाने वाले 10वें हिस्से, तैथ का भी संदर्भ मिलता है। तो इन परिहारों का कुल मिलाकर क्या महत्व था? इनका महत्व ये था कि ये सिर्फ टैक्स छूट नहीं थे, ये दिखाते हैं कि कैसे नए नए शिल्प विकसित हो रहे थे। समाज में विभिन्न सेवा समूहों का एकीकरण हो रहा था, एक पदानुक्रम हायरार्की बन रहा था, उत्पादन प्रक्रिया और प्रशासनिक संगठन ज्यादा जटिल हो रहे थे। और 9वीं शताब्दी के बाद तो इन अनुदानों के साथ कृषि का और भी तेजी से विस्तार हुआ। अनुदान पत्रों में जमीन का वर्णन कैसे किया जाता था? जमीन का काफी विस्तृत वर्णन होता था, जैसे नेर, नीलम, गीली या सिंचित भूमि, पुनसे, सूखी या असिंचित भूमि, कड़ू, जंगल, कलिनी, फसल भूमि, मने, घर बनाने की जगह, तोटम, बगीचा, कोल्ले, पिछवाड़ा, कुदिरक्के, आबादी वाली भूमि, मणय पट्टाप्पू, घर बनाने के लिए आवंटित भूमि, मणाटू पुंकड़ू, बगीचे वाला घर स्थल। इससे उस समय की कृषि और बस्तियों की तस्वीर उभरती है। और जो लोग जमीन पर खेती करते थे, उनके अधिकार क्या थे? क्या उन्हें हटाया जा सकता था? ये एक जटिल मुद्दा है। अनुदान पत्रों में कभी कभी किराएदारों, कुड़ी को हटाने के विशेषाधिकार, कुड़ी निक्की का जिक्र मिलता है, जो अनुदान पाने वाले को दिया जाता था। इससे लगता है कि जो पहले से खेती कर रहे थे, कर्णकुड़, उनके अधिकार सीमित हो सकते थे। ब्रह्मदेव भूमि का प्रबंधन कैसे होता था? क्या मंदिर भी इसमें शामिल थे? हाँ, कई बार ब्रह्मदेव भूमि का कुछ हिस्सा मंदिर के पुजारियों या मंदिर से जुड़ी कार्यशालाओं को भी अनुदान में दिया जाता था। मठ को भी अनुदान मिलते थे। एक उदाहरण में उर, गैर ब्राह्मण सभा के लिए भी 20 हिस्से रखे गए थे, जिसमें तरु, शायद बाजार भी शामिल था। तेल पेरने वालों, विक्कू, बुनकरों, तारी, सुनारों, तट्टन, लोहारों, कट्टीकनम के लिए भी हिस्से तय किए जाते थे। उर के हिस्से को उरच्ची कहते थे। चलिए अब कुछ खास उदाहरणों को देखते हैं। उदयन्द्रम प्लेट्स नंदीवर्मन सेकंड में क्या खास बात है? उदयन्द्रम प्लेट्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दिखाती हैं कि कैसे दो मौजूदा गांवों कुमारमंगल और विल्लाटूर को मिलाकर एक नया ब्रह्मदेव गांव उदयचंद्र मंगलम बनाया गया। इसका सुझाव विजनापति उदयचंद्र ने दिया था। इसमें 108 ब्राह्मणों को अनुदान मिला, जिन्हें कुल 133 शेयर दिए गए। इसमें पेरुम्बिडगू नहर से पानी लेने का अधिकार और जल यंत्र, पानी उठाने का उपकरण का भी जिक्र है। और कसाकुडी प्लेट्स नंदीवर्मन सेकंड 753 सीई। इसमें कसाकुडी प्लेट्स में कोडुकल्ली गांव का अनुदान है। इसमें स्थानीय प्रशासकों, नाडुआ कई सेंखिरा, अधिकारियों, अधिकारिकाल और सचिवों वैल के त्वर का जिक्र है। जमीन, पति या पाटिकई की सीमाओं का वर्णन है, जिसमें नदियों, वेगवती, सैयारू, तिरलय और विभिन्न प्रकार की भूमि, निर्नीलम, पुनसेल नीलम का जिक्र है। अनुदान पाने वालों को कुएं खोदने, पेड़ लगाने, घर बनाने और ईंट की टाइलें इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया। इसमें करों की लंबी लिस्ट भी है। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे सेक्कू, तेल कोल्हू पर, तरी, करघे पर, उल्लिवाई कुली, कुआं खोदने वाले, कनम, सोना, ब्रह्मस्त्रम, राजा का हिस्सा, सिंगोड़ी कनम, लाल झंडे का, पट्टी कैकनम, शेर का, पुट्टक विले, किताब, कत्तिरक कानम, कैंची, अरिकोरी, नमक, पातुरकई, रेशम, ने विलय, घी, पुटकय विले, कपड़ा, तरुकुकुरे पोदुम, दलाल, कल्लल कानम,
शराब, ईलम पुच्ची, नारियल, नल्लेरुदु, अच्छा बैल, नल्ल पशु, अच्छी गाय। इन सब की सटीक व्याख्या मुश्किल है, पर ये उस समय की आर्थिक गतिविधियों और टैक्स व्यवस्था की जटिलता को दर्शाता है। पुल्लूर अनुदान 764 सीई और तांडनतोट्टम अनुदान 789 सीई में क्या जानकारी है? पुल्लूर अनुदान में 4 गांवों को मिलाकर 108 भट्ट ब्राह्मण को ब्रह्मदेय दिया गया। इसमें भी कुछ करों का जिक्र है, जैसे कोइल वसल, सेक्कू, शाही तेल मिल पर कर, एट्टकनम, जल उत्तोलक पर कर। तांडनतोट्टम अनुदान में 308 स्मार्त ब्राह्मणों को भूमि दी गई, जिसमें 12 बड़े शेर थे। ये अनुदानों के बड़े आकार और ब्राह्मणों की बढ़ती संख्या को दिखाते हैं। वेलूर पलयम प्लेट नंदीवर्मन 352 सीई और बहुर प्लेट्स नृपतुंग वर्मन 9वीं सदी क्यों महत्वपूर्ण है? वेलूर प्लेयम प्लेट में एक देवदान मंदिर की भूमि को शिव मंदिर से जोड़ने का जिक्र है। इसमें फिर से करों, तारी कुरे बुनकरों पर, वन मानकम, कत्तिवानकम और स्थानीय इकाइयों नाडू, उराची का जिक्र है। बहुर प्लेट्स खास हैं क्योंकि ये विद्यास्थान, शिक्षा केंद्र की स्थापना के लिए 3 गांवों के अनुदान का वर्णन करती हैं। इसमें अनुदान की सीमाओं का निर्धारण, हाथियों द्वारा परिक्रमा, करों से मुक्ति और विद्वानों छात्रों के लिए सीटों का उल्लेख है। ये शिक्षा और धर्म के जुड़ाव को दिखाता है। इसका पाठ काफी विस्तृत है और पल्लव काल की सामाजिक धार्मिक स्थिति पर रोशनी डालता है। ठीक है, अब सेक्शन 13.4.2 पर आते हैं। ब्रह्मदेय विस्तार नाडुकुरम और कोट्टम में। ये कोट्टम क्या था? कोट्टम उत्तरी तमिल क्षेत्र में एक बड़ी इकाई थी, जिसमें शायद देहाती और कृषि दोनों तरह के इलाके शामिल थे। पल्लवों और चोलों ने इसे राजस्व इकाई के रूप में एकीकृत किया। कृषि विस्तार के साथ साथ नाडु, जो ज्यादातर सिंचित नदी घाटी में कृषि गांव थे, की संरचना भी विकसित हुई। तो कृषि विस्तार कैसे हुआ? ब्रह्मदेय और मंदिरों की क्या भूमिका थी? कृषि विस्तार कई चरणों में हुआ। ब्रह्मदेय और मंदिर इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। ये अक्सर नाडु के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते थे, मतलब इन्हें ज्यादा स्वायत्ता प्राप्त थी। जो गैर ब्रह्मदेय गांव थे वो वेलन वगई कहलाते थे, यानी कर देने वाले गांव, और यह सीधे शाही आदेश के तहत रहते थे। क्या नाडु और उरार, गैर ब्राह्मण भूस्वामी, ने इस विस्तार में सहयोग किया? हाँ, ऐसा लगता है कि नाडु और उरार ने भी कृषि विस्तार और एकीकरण में सहयोग किया। कुछ इतिहासकार, जैसे सेगमेंट्री पेजेंट स्टेट थियोरी वाले, मानते हैं कि इस दौर में ब्रह्मदेव और प्रभुत्वशाली वेलालार के बीच एक गठबंधन बन गया था। और वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या है? वैकल्पिक दृष्टिकोण, जो शायद सामंती राज्य और समाज के विचार से जुड़ा है, वो भूमि अनुदान प्रणाली के महत्व पर और वर्ग संबंधों के विकास पर ज्यादा जोर देता है। वो मानता है कि ये अनुदान सिर्फ सहयोग नहीं थे, बल्कि एक नए तरह के प्रभुत्व और अधीनता के रिश्ते बना रहे थे। चलिए अब दक्षिण की ओर चलते हैं। पांड्य क्षेत्र में सेक्शन 13.5 तमिल क्षेत्र, पांड्य, दक्षिणी तमिलनाडु जिले, 6ठी-10वीं शताब्दी सीई। यहाँ क्या स्थिति थी? पांड्य क्षेत्र, मुख्यतः दक्षिणी तमिलनाडु में भी कृषि विस्तार के लिए ब्रह्मोदय और पल्लीचंदम जैन संस्थानों को अनुदान का इस्तेमाल हुआ। वेलविकुडी अनुदान एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां एक पुराने अनुदान को बहाल किया गया था। क्या यहाँ ब्राह्मण पहले से मौजूद थे? हाँ, ब्राह्मण पहले से मौजूद थे, लेकिन ब्रह्मदेय के रूप में उनका संस्थागतीकरण और एक एकीकृत शक्ति के रूप में उभार शायद पल्लव क्षेत्र की तुलना में थोड़ा बाद में हुआ। इन अनुदानों का उद्देश्य गैर उत्पादक वर्गों, जैसे ब्राह्मण, मंदिर कर्मी, का भरण पोषण करना था। मंदिर यहां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इस संस्थागतीकरण का प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव यह हुआ कि उत्पादन के बेहतर तरीके आए, अधिशेष सरप्लस का प्रबंधन बेहतर हुआ और मध्यस्थ जमींदारों का एक वर्ग उभरा। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मदेय प्रणाली के जरिए जनजातीय समूहों को बसाया गया और समुदायों के साझे मालिकाना हक को खत्म किया गया। एक जगह शूद्रों द्वारा एकबुक ब्रह्मदेय में धर्मांतरण का भी संदर्भ है। पांड्य क्षेत्र के ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? उन्हें बेहतर प्रबंधक माना जाता था, उन्हें कैलेंडर और कृषि का उन्नत ज्ञान था, उन्हें एक तरह की क्षत्रिय शक्ति भी प्राप्त थी, मतलब स्थानीय स्तर पर उनका काफी दबदबा था। बस्तियों का वितरण कैसा था? कहाँ ज्यादा थी? बस्तियां ज्यादातर उपजाऊ क्षेत्रों में केंद्रित थीं, जैसे तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम जिलों में ताम्रपर्णी नदी के आसपास और मदुरई क्षेत्र में वैगी नदी के किनारे। शुष्क क्षेत्रों में बस्तियां कम थीं। जाहिर है, सिंचाई के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण थे। और बस्तियों का आकार कैसे बदला? छोटी बस्तियां उर या कुटी धीरे धीरे बड़ी इकाइयों नाडु या कुर्रम में विकसित हुईं। कई नाडु को मिलाकर वलनाडु बनते थे। उदाहरण के लिए वेलविकुडी अनुदान में 11 नाडु का जिक्र है।
अब जरा भूमि अधिकारों की बात करते हैं। सेक्शन 13.5.1 पांड्य क्षेत्र में ये कैसे थे? यहाँ भी भूमि अनुदान के मुख्य प्रकार थे ब्रह्मदेय, देवदान मंदिरों को और पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को। इन तीनों में आमतौर पर कॉर्पोरेट स्वामित्व होता था, मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संस्था या समूह का अधिकार होता था। जमीन का विकास कैसे होता था? क्या जमीन बेची जा सकती थी? अनुदानित भूमि पर या तो नए किसान कुड़ी बसाए जाते थे या जो पहले से थे उन्हें रखा जाता था। भूमि को उपहार में दिया जा सकता था, बेचा जा सकता था, पंकु या पंगा यानी हिस्से के रूप में, या किराएदारों को पट्टे पर दिया जा सकता था। अधिकारों का हस्तांतरण कैसे होता था? क्या मालिकाना हक पूरा था? श्रेष्ठ अधिकारों का हस्तांतरण अनुदान पत्र या प्रशस्ति के माध्यम से होता था। उपहार या तृंतिका या स्त्रीधन के रूप में भी जमीन दी जा सकती थी, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये शायद पूर्ण निजी स्वामित्व नहीं था जैसा आज हम समझते हैं। विरासत की प्रवृत्ति जरूर थी, मतलब अधिकार अगली पीढ़ी को मिलते थे। अधिकारों का एक पदानुक्रम भी था। हाँ, एक जटिल पदानुक्रम था। सबसे ऊपर कोनमय शाही अधिकार, फिर मेयरची पर्यवेक्षी अधिकार जो अनुदान पाने वाले को मिलता था, फिर करनकिल में दूसरों से खेती कराने का अधिकार, और फिर करन में खुद खेती करने का अधिकार। करन में अधिकार को अलग किया जा सकता था, मतलब जिसके पास करन में था उसे जमीन से हटाया कुड़ेनिकी जा सकता था। और जो असल में खेती करते थे उनकी स्थिति क्या थी? निचले स्तर पर करन में खेती करने वाले, जिन्हें उत्तैयार भी कहते थे। उनसे ऊपर मेलपत्ती मिर्ची उच्च हिस्सा पाने वाले होते थे, जिन्हें करलार कहा जाता था। कुछ उच्च स्थिति वाले करन में उत्तैयार को सेवा कार्यकाल जीवितम भी मिलता था। कॉर्पोरेट निकाय कौन से थे? सभा ब्राह्मणों की और उरार गैर ब्राह्मण भूस्वामियों की प्रमुख भूमिधारक समूह थे। ब्राह्मणों की स्थिति गांव के मुखिया अरैयार, खिलार, उरार के रूप में भी होती थी। देवदान भूमि में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारीगरों और शिल्पकारों की क्या स्थिति थी? कारीगर और शिल्पकार जैसे वन्नत्तार, धोबी, कोल्लार, लोहार गांव से जुड़े होते थे और उन्हें कुटीमय कहा जाता था। वो सभा और देवदान गांवों की सेवा करते थे। अन्य समूह थे तच्चर, बढ़ई, कुसवन, कुम्हार, कली ताड़ी निकालने वाले, नाट्टू वेटिकुरी, नाई। देहाती लोग भी थे। तो कुल मिलाकर भूमि अधिकार संरचना काफी जटिल थी। हाँ, बहुत जटिल थी। इसमें कौनमय शाही, मियर्ची या नटनमय कॉर्पोरेट अधिकार, उरानमय ऊर का कॉर्पोरेट अधिकार, करनमय खेती का अधिकार, कुटीमय किराएदार का अधिकार जैसे कई स्तर थे। कुछ गांव कुटीनिंगा देवदान होते थे, मतलब वहां से किराएदारों को नहीं हटाया जा सकता था। क्या इससे सामाजिक समूहों का क्रिस्टलीकरण हुआ, मतलब जातियां और वर्ग ज्यादा मजबूत हुए? हाँ, ऐसा लगता है। ये अधिकार और पद अक्सर वंशानुगत होते जा रहे थे, जिससे जाति पदानुक्रम मजबूत हो रहा था। पुराणों से जोड़कर इन अधिकारों को वैधता दी जा रही थी। विचारधारा की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। सीमाओं का निर्धारण और वन भूमि को खेती लायक बनाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिससे छोटी जोतें, स्मॉल होल्डिंग्स बढ़ीं। भूमि के अलावा अन्य संसाधन कैसे थे? पशुधन। सोने का जिक्र आता है, खासकर कलंजियो और कासू के रूप में। विभिन्न प्रकार के कासू का उल्लेख है, पलम कासू, कड़ंग कासू, इड़क कासू, दीनार। ये शायद विनिमय के माध्यम थे, लेकिन ये सोना अक्सर मंदिरों के खजाने में जमा हो जाता था और फिर उसे ब्याज पोल्यू 2 पर दिया जाता था या पुनर्निवेश किया जाता था। मंदिर के कोषाध्यक्ष करुबुलतार महत्वपूर्ण थे, लेकिन क्या मुद्रा का व्यापक प्रचलन था, ये कहना मुश्किल है। वस्तु विनिमय का महत्व शायद ज्यादा था। वजन और माप की इकाइयां क्या थी? अनाज को कड़म और नाली में मापा जाता था। भूमि को वेली में मापा जाता था, जो लगभग 6.7 एकड़ होता था। वेली के छोटे हिस्से थे माँ और पदकम। फसलें 2 मुख्य होती थी, कार मुख्य फसल शायद खरीफ, और पसान दूसरी फसल शायद रबी। जमीन के प्रकार क्या थे? पूर्व खेती योग्य भूमि, नंशय गीली भूमि, पुंचय सूखी भूमि, मणे और इड़ाविलकम घर बनाने की जगह, तोटम बगीचा। गीली भूमि के लिए निर्निलम, कड़नी, वयल जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते थे। घर स्थल के लिए मुत्तल और निलपलम। कपास की भूमि के लिए परुत्ति नीलम। राजस्व और सामाजिक संरचना का क्या संबंध था? राजस्व प्रणाली काफी जटिल थी और इसमें कई बिचौलिए, करालार, मुतलियम शामिल थे। मुख्य करों को इराई, कड़ामई, अंतरायम कहा जाता था।
कभी कभी एकमुश्त राशि इरेकवल या इरेद्रव्यम भी ली जाती थी। बेगार वेट्टी वेटने भी ली जाती थी। देवदान भूमि में भी एक पदानुक्रम था। समाज में विलासिता की खपत भी थी और व्यापारिक संपर्क भी मौजूद थे। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था कृषि, शिल्प उद्योग और पशुचारण का मिश्रण थी। उन्नत धान की खेती के साथ साथ झूम खेती भी होती थी। अब सिंचाई पर आते हैं। सेक्शन 13.5.2 सिंचाई, 6ठी-10वीं शताब्दी सीई। पांड्य क्षेत्र में सिंचाई कैसे होती थी? पल्लव और पांड्य दोनों क्षेत्रों में सिंचाई की उन्नत तकनीकें थीं। नदियों और नालों से नहरें निकाली जाती थीं। तालाब, एरी बहुत महत्वपूर्ण थे, खासकर उन इलाकों में जहां नदियां नहीं थीं या मौसमी थीं। बड़ी सिंचाई कार्य कौन करवाता था? बड़े काम अक्सर राजा और सरदार करवाते थे। मंदिरों को दान दी गई भूमि से होने वाली आय का एक हिस्सा तालाबों के रखरखाव के लिए रखा जाता था, जिसे एरी पट्टी कहते थे। स्थानीय सरदार भी तालाब बनवाते थे। कुछ तालाब बारिश के पानी पर निर्भर थे, जबकि कुछ नदियों से भरे जाते थे। बांध और स्लुइस पानी निकालने का सिस्टम भी थे। हाँ, बांध, मटे और स्लुइस दुम्बू कुमिड़ बनाए जाते थे और उनकी मरम्मत होती थी। ब्रह्मदेव और उरार स्थानीय सभाएं सिंचाई के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थीं। नहरों का जाल बिछाया जाता था। मुख्य नहर को नाट्टू पेरुंकल कहते थे। प्रबंधन का काम नट्टार नाडु स्तर की सभा देखती थी। रखरखाव के लिए अलग से समूह सर्विल होते थे। ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड में भी इनका जिक्र है। हाँ, ब्रिटिश औपनिवेशिक अभिलेखों में भी इन पुरानी सिंचाई प्रणालियों और उनके प्रबंधन चल्लो का कटले वारियम का जिक्र मिलता है। पल्लव शिलालेखों में भी तालाब के रखरखाव पर जोर दिया गया है, जैसे कावेरी पाक्कम, उत्तर आरकोट जिला का शिलालेख। क्या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच तकनीक का आदान प्रदान हुआ था? हाँ, इसके प्रमाण मिलते हैं कि सिंचाई तकनीक, खासकर तालाब और स्लुइस बनाने की तकनीक का तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आदान प्रदान हुआ था। स्लुइस सिस्टम कैसा था? पांड्य क्षेत्र में तुम्बू या करेतुम्बू नामक स्लुइस प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ये शायद एकल वाल्व प्रणाली थी जिसमें खंभे और क्रॉस स्लैब होते थे। तमिल प्रणाली शायद कुमिली स्लुइस पिट सिस्टम से थोड़ी अलग थी। इस पर गुरुकल और राजन 1986 का काम महत्वपूर्ण है। निर्माण में पत्थर का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? रामानाथपुरम के एक 7वीं शताब्दी के शिलालेख में पुल्लन एरी तालाब के निर्माण के लिए ग्रेनाइट पत्थर के उपयोग का उल्लेख है। प्रबंधन सामूहिक था? हाँ, प्रबंधन ज्यादातर सामूहिक था। नाडु, सभा और जैसी संस्थाएं से देखती थी, हालांकि स्थानीय प्रमुखों का नियंत्रण भी रहता था। ठीक है, अब हम कालानुक्रम में आगे बढ़ते हैं। 9वीं से 13वीं शताब्दी, सेक्शन 13.6 कृषि व्यवस्था और राजस्व संगठन। इस दौर में क्या बदलाव आया? इस दौर में खासकर चोलों के उदय के बाद राज्य का हस्तक्षेप कृषि व्यवस्था में ज्यादा प्रत्यक्ष हो गया। राज्य ने कृषि व्यवस्था को पुनर्गठित करने की कोशिश की। सबसे पहले तमिलनाडु और चोलों की बात करते हैं। सेक्शन 13.6.1 चोलों ने क्या किया? चोलों ने बड़े पैमाने पर भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करवाया। राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन किया गया। नाडु को अक्सर बड़ी इकाइयों वलनाडु में संगठित किया गया। गैर ब्रह्मदेश क्षेत्रों को भी राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। ब्रह्मदेव का क्या हुआ? ब्रह्मदेव बने रहे और उनका समेकन कंसोलिडेशन हुआ। चोल शासकों ने मंदिरों और नगरम व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से भी अपना शाही अधिकार बढ़ाया। ये दोनों भी बड़े भूमिधारक बन गए। भूमि धारण का पैटर्न कैसा था? क्या सब जगह एक जैसा था? नहीं, जटिलता थी। गैर ब्रह्मदेव गांव उर में भूस्वामियों के कम से कम 2 वर्ग थे, वो जो खुद खेती करते थे और वो जो किराएदारों से करवाते थे। ब्रह्मदेव गांव में बहुमत ब्राह्मणों का था। इनके अलावा धर्मनिरपेक्ष अनुदान जीवितम भी थे, जो शायद अधिकारियों या सैनिकों को दिए जाते थे। ब्रह्मदेव कहाँ ज्यादा केंद्रित थे? बर्टनस्टीन जैसे इतिहासकारों ने ब्रह्मदेव के वितरण का मानचित्रण किया है। उन्होंने पाया कि यह ज्यादातर उन इलाकों में केंद्रित थे जहां 250 आइसोहाइट वार्षिक वर्षा रेखा से कम बारिश होती थी, यानी शायद सिंचाई पर ज्यादा निर्भर इलाकों में। क्या जमीन की बिक्री बढ़ी इस दौर में? हाँ, जमीन की बिक्री और उपहार के कई उदाहरण मिलते हैं। उरार गैर ब्राह्मण सभा अक्सर मंदिरों को जमीन बेचते या दान देते थे। जम्बू के स्वरम मंदिर का एक उदाहरण है, जहां धीरे धीरे पूरा गांव ही मंदिर के अधिकार में आ गया। पहले शायद जमीन पर समुदाय का अधिकार होता था, लेकिन धीरे धीरे व्यक्तिगत अधिकार, काणी अधिकार महत्वपूर्ण होते गए।
ये काणी अधिकार क्या थे? अपनी अधिकार एक तरह के वंशानुगत अधिकार थे जिन्हें हस्तांतरित भी किया जा सकता था। ये बाद के मिरास अधिकारों के समान थे। ये सामुदायिक स्वामित्व को चुनौती दे रहे थे और व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना को बढ़ा रहे थे। क्या बड़े भूस्वामियों का उदय हुआ? हाँ, खासकर 11वीं शताब्दी के बाद कावेरी घाटी जैसे उपजाऊ इलाकों में बड़े भूस्वामियों का एक वर्ग उभरा। इनकी उपाधियां होती थी जैसे उड़यन, किड़वन, अलवन, अरयन। सैन्य जोतों इरास्कुलवलार, पाड़े विलारुल्लू का भी विस्तार हुआ और नए अप्रवासी गैर ब्राह्मण भी इन इलाकों में आकर बसने लगे। कावेरी घाटी में सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? कावेरी घाटी में सिंचाई का व्यापक नेटवर्क था जिसमें नहरें और चैनल शामिल थे। बड़ी टैंक प्रणालियां भी थीं। प्रबंधन में नाडू के साथ साथ सभा और ऊर की भी भूमिका थी। चोलों ने नए क्षेत्रों को कैसे एकीकृत किया? उन्होंने नए क्षेत्रों जैसे ताम्रपणी, घटाना घाटी को भी अपनी व्यवस्था में एकीकृत किया। इसके लिए उन्होंने भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन करवाया। राजाराम 1 985 1014 और कुलोतुंग 1 1070 1018 के शासनकाल में ऐसे बड़े सर्वेक्षण हुए। भूमि का वर्गीकरण किया गया, सीमाएं तय की गई, नाडू वगैरह से गिरा अधिकारी और नाडू को वलनाडु में पुनर्गठित किया गया। और इस दौर के अंतिम चरण में क्या हुआ? 11वीं शताब्दी के बाद स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों का विकास हुआ। व्यापार नेटवर्क मजबूत हुए और वाणिज्यिक गतिविधियों में विशेषज्ञता आई। इसकी चर्चा यूनिट 15 में और विस्तार से होगी। चलिए अब केरल की ओर देखते हैं। सेक्शन 13.6.2 केरल में क्या खास था? केरल में ब्राह्मण बस्तियों की एक पुरानी परंपरा थी। कहा जाता है 32 बस्तियां थीं। ये कुरुम्बनाडु और कन्याकुमारी के बीच सबसे पुरानी थीं। तिरुवरुवाय अनुदान शाणुरवि AD 61 का जिक्र है, लेकिन लगता है ब्रह्मदेव उतने प्रमुख नहीं थे जितने तमिलनाडु में। बस्ती का पैटर्न कैसा था? यहाँ ऊर, तले शायद मंदिर है, प्रशासनिक केंद्र, अधिकारिकल अधिकारी, तल्यार तले के सदस्य, सभा, सभैयां जैसी इकाइयों का जिक्र मिलता है। परिषदों, पट्टुवाल, वारियर का भी उल्लेख है। मंदिरों की भूमिका यहाँ कैसी थी? केरल में भी मंदिर 8वीं शताब्दी के आसपास बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ये वैचारिक नियंत्रण के साधन बने और अर्थव्यवस्था मंदिर केंद्रित हो गई। तिरुवल्ला कॉपरपेट अनुदान इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें मंदिर को मिले दानों और उसकी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। इसमें माप की इकाई परा और शिक्षा संस्थान साला का भी जिक्र है। मंदिर निगम करुमाड़, तिरुनीलवा भी थे। कृषि गतिविधियां कैसे संगठित थीं? कृषि गतिविधियां ज्यादातर स्थानीय स्तर पर मंदिर के पर्यवेक्षण में संगठित थीं। मंदिर कृषि विस्तार, बेहतर उत्पादन और सिंचाई को बढ़ावा देते थे। छोटी जोतों को फिर से खेती लायक बनाया गया। काश्तकारों को करणालर कहा जाता था। नाडू के मुखिया को नाडुवाड़ी कहते थे। यहां भी अनुदान दिए जाते थे, जिनसे पूर्ण स्वामित्व, चेरिकल, देवस्वम, किलुट्टू मिलता था। कर और बकाया वसूले जाते थे। मंदिर निगम की क्या भूमिका थी? मंदिर निगम रक्षा भोग, जमीन का प्रबंधन करते थे। धान को कर्ण, परा, नाड़ी में मापा जाता था। बकाया अट्टू गोल वसूला जाता था। मंदिर भूमि अट्टी पेरों को गिरवी पट्टम रखा जा सकता था या उसके अधिकार कारण में बेचे जा सकते थे। अस्थायी अधिकार कारणलार भी थे। पट्टे कुट्टक पर भी जमीन दी जाती थी। मंदिर की सेवा के बदले कार्यकाल, कड़सम, कुट्टुविड़ी, विरुत्ति, जीवितम दिए जाते थे। यहां भी अधिकारों का एक पदानुक्रम उराणमय, कारणमय, कुट्टीमय था। सोने का प्रयोग था? हाँ, सोना एक महत्वपूर्ण संसाधन था। इसे गिरवी रखा जाता था, ऋण लिए जाते थे। कड़ंजू, कासू, दिनार जैसी इकाइयों का जिक्र है। कारीगरों, शिल्पकारों की स्थिति? कारीगर और शिल्पकार अक्सर मंदिर केंद्रित गांव में रहते थे और आर्थिक रूप से मंदिर पर निर्भर थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इससे एक आत्मनिर्भर स्थानीय इकाई या बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी बनी, जहां नकद विनिमय कम था। लेकिन इस पर भी बहस है। अब कर्नाटक चलते हैं। सेक्शन 13.6.3 कर्नाटक, बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट। हाँ, कर्नाटक में पहले बादामी के चालुक्य 6वीं 8वीं शताब्दी और फिर मान्यखेट के राष्ट्रकूट 8वीं 10वीं शताब्दी का शासन रहा। यहाँ भी भूमि अनुदान प्रणाली थी, लेकिन भूस्वामी समूहों में ब्राह्मणों ब्रह्मदेय के साथ साथ गैर ब्राह्मण गौंडास, ग्राम प्रधान या मुखिया भी महत्वपूर्ण थे। अग्रहार ब्राह्मण बस्ती का उल्लेख है, पर शायद उतने प्रमुख नहीं थे जितने तमिल क्षेत्र में। गैर ब्राह्मण कृषक वर्ग को ओक्कड़ू कहा जाता था। और बाद के चालुक्यों?
कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य 10वीं-12वीं शताब्दी। इनके समय अग्रहार, महाअग्रहार, ब्रह्मदेवपुरी जैसे शब्द ज्यादा मिलते हैं। अनुदान अक्सर पूरी बस्ती का होता था या फिर बस्ती के हिस्सों के, केरे का। जैसे कुकानूर अग्रहार में 48 केरे थे। गांव में अग्रहार के अलावा मंदिर, दुकानें आदि भी होते थे। अनुदान प्रक्रिया कैसी थी? भूमिदान के लिए राजा की सहमति जरूरी थी। ब्रह्मदेव और अग्रहार में शायद थोड़ा फर्क था। अगर अनुदान पाने वाले का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो जमीन राजा को वापस चली जाती थी, ऐच्छिक अधिकार। अनुदानों का प्रबंधन महाजन अग्रहार की सभा करते थे। वो सर्वेक्षण, माप, सीमा, शुल्क, टोल का दान, जमा, गिव्या और उसके ब्याज का उपयोग करते थे। कर छूट यहां भी थी। विवादों का निपटारा भी महाजन करते थे। स्थानीय अभिजात वर्ग कौन थे? किसान, पदाधिकारी, ब्राह्मण, गॉडेस, अयास, शायद गांव के सेवक और स्थानिक मंदिर प्रबंधक। क्या विशेष सेवाओं के लिए भी भूमि दी जाती थी? हाँ, ये कर्नाटक की एक खासियत है। विशेष सेवाओं के लिए भूमि कार्यकाल दिया जाते थे, जैसे नित्तार कोडिगे, तालाब की सफाई या रखरखाव के लिए। कर्नाडु, युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए। उरुम्बली, गांव के पशुओं या महिलाओं की रक्षा करने के लिए। सीमा विवाद सुलझाने के लिए। उरुम्बली, मंदिर पूजा के लिए। देवदान या दत्ती। उरुम्बली, सार्वजनिक पद धारण करने के लिए। उम्बली, उरुम्बली, ब्राह्मण और धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए कर मुक्त भूमि। मान्य, ये पूरी तरह सर्वमान्य या आधी अर्धमान्य हो सकती थी। उरुम्बली, परिवार के रखरखाव के लिए। कोडिगी। उरुम्बली, धार्मिक भक्तों को खिलाने के लिए। पुराणों वृत्ति। उरुम्बली, टैंक रखरखाव के लिए। बिट्टूवट। उरुम्बली, सैन्य सेवा के लिए। बीलू वृत्ति। उरुम्बली, पराजित राजा का उपहार। कट्टन मुंह वृत्ति। उरुम्बली, और कुछ अनोखे कार्यकाल जैसे अमुहग किविट वृत्ति। स्वामित्व के प्रकार क्या थे? क्या यह हमेशा व्यक्तिगत था? नहीं, स्वामित्व के कई प्रकार थे। शुरू में शायद सामान्य या सामुदायिक स्वामित्व ज्यादा था। फिर ऐसे मॉडल आए जहां कुछ हिस्सा अलग होता था और कुछ सामान्य। बाद में व्यक्तिगत स्वामित्व बढ़ा। जमीन को बेचने या गिरवी रखने, अलगावपूर्व क्रय का अधिकार विकसित हुआ। विभाजन भी होता था। जल पर नियंत्रण भी महत्वपूर्ण था। हिरेमल्लूर 1215 सीई का उदाहरण सामान्य स्वामित्व का है, जहां अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साझी थीं। कार्यकाल की अवधि कैसी होती थी? अनुदान अक्सर शाश्वत आचंद्रार्क तारम होते थे या कभी-कभी सीमित अवधि, एक भोग एक फसल, त्रिभोग 3 फसल के लिए। एक भोग ब्रह्मदेव का जिक्र 21 पीढ़ियों तक के लिए भी मिलता है। मंदिर की जमीनें पट्टे पर दी जाती थीं? हाँ, मंदिर अपनी जमीनें पट्टे पर देते थे। पट्टे की दरें जमीन की गुणवत्ता, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ के आधार पर तय होती थी। निश्चित पट्टे कट्टुगितके भी होते थे। छोटे उपकार सिद्धाए भी लिए जाते थे। बेगार बिट्टी सोल्लू भी ली जाती थी। घर पर टैक्स था। लोग अक्सर अपनी जमीन के टुकड़ों से जुड़े होते थे और उन्हें उपज का एक हिस्सा देना पड़ता था। जमीन की जोत का आकार कैसा था? कोई एकरूपता नहीं थी। सूखी भूमि कोड़गी और गीली भूमि गड्ढे में अंतर था। छोटी जोतें जैसे 16 मत्तर भी थीं और बड़ी भी। सिंचाई की क्या स्थिति थी कर्नाटक में? सिंचाई यहाँ भी प्रमुख चिंता थी। तालाबों के लिए कई शब्द मिलते हैं। केरे, समुद्र, एरी, कट्टा, कोड़ू, कुंटे, सरोवर, तीर्थ, तलार। स्लुइस के लिए कोड़ू, तोड़ू। नहरों के लिए कालुए, अगली, सरणी। जलापूर्ति के नियंत्रण, रोडी या निरट्टू का भी जिक्र है। बहुत विस्तार से बताया आपने। अब आखिर में आंध्र क्षेत्र की बात करते हैं। सेक्शन 13.6.4 आंध्र क्षेत्र, पूर्वी चालुक्य। आंध्र में कृषि विस्तार की शुरुआत पहले हुई थी, 4वीं-6वीं शताब्दी सीई, खासकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में। यहाँ अग्रहारों की संख्या काफी ज्यादा थी। अनुदान पत्रों में वैदिक ब्राह्मणों के नामों, गोत्र, ऋषि का जिक्र मिलता है। विस्तार कृष्णा की सहायक नदियों वंशधारा, नागावली की ओर भी हुआ। यहाँ अग्रहार कैसे थे? ये ब्राह्मण लाभार्थियों को दिए जाते थे। उन्हें अबाधित भोग, अनइंटरप्टेड एंजॉयमेंट और करों से छूट, सर्व कर परिहार मिलती थी। उन्हें राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। प्रशासनिक इकाइयों के लिए विषय और राष्ट्र जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे। नाडु का भी जिक्र है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ तमिल क्षेत्र की तरह पहले से स्थापित किसान क्षेत्र कम थे। पूर्वी चालुक्यों 7वीं-13वीं शताब्दी के अनुदान कहाँ मिले हैं? उनके लगभग 53 अनुदानों की पहचान हुई है, जो प्रकाशम, गुंटूर,
पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम जैसे जिलों में फैले हैं। उन्होंने राष्ट्रकूटों और पूर्वी गंग शासकों से युद्ध करके अपना क्षेत्र विस्तार भी किया। ये क्षेत्र कलिंग और आंध्र के बीच बफर जोन जैसा था। रायलसीमा और तेलंगाना में बस्तियां कम थीं। हाँ, तुलनात्मक रूप से इन पठारी क्षेत्रों में बस्तियां कम थीं। यहाँ भौगोलिक और जलवायु की स्थितियां अलग थीं। चट्टानी इलाका, कम बारिश, मिट्टी भी अलग थी, लाल, काली, लेटराइट। जंगल ज्यादा थे। इन क्षेत्रों का एकीकरण बाद में हुआ, शायद वनों की कटाई करके। यहाँ अग्रहार कब स्थापित हुए? अग्रहार और ब्रह्मदेव यहाँ बाद में स्थापित हुए, शायद 10वीं शताब्दी तक। घटिका, शिक्षा केंद्र भी थे। क्या यहाँ बेगार का जिक्र है? हाँ, सोमदेव के यशस तिलक 959 सीई में फसल के समय अवैतनिक श्रम, अनपेड लेबर की मांग और सैनिकों की आवाजाही पर रोक का जिक्र है। हिरेदगल्ली प्लेट्स, बेल्लारी जिला में भी हिस्सेदारों मजदूरों का जिक्र है। देहाती जीवन का भी महत्व था। धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था बदली और आंतरिक आंध्रा का उपनिवेशीकरण हुआ। तेलंगाना काकतीय काल 11वीं से 14वीं सदी और रायलसीमा विजयनगर काल 14वीं से 17वीं सदी की क्या विशेषताएं थीं? इन क्षेत्रों की खासियत थी टैंक, सिंचाई और मंदिरों की प्रमुख भूमिका। काकतियों के तहत राजनीतिक और सैन्य संबंध महत्वपूर्ण हो गए। फाइज सरप्लस निकालने के लिए अनुदान दिए गए। राजा दत्त अग्रहारुलू राजा द्वारा दिए गए अग्रहार थे। धार्मिक संस्थानों, विशेषज्ञों, अधिकारियों को वृत्ति अनुदान और योद्धाओं को जीवित मुंह दिए जाते थे। इनके अधिकार अलग अलग होते थे। कृषि विस्तार कब तेज हुआ? 10वीं शताब्दी के बाद तेलंगाना में कई अनुदान मिले। स्थान करुणाधिपति जैसे अधिकारी थे। 18 समुदायों का जिक्र है। नए गांव, मंदिर, टैंक बनाए गए। अनुदानों के साथ सर्वाभ्यंतर सिद्धि अधिकार मिलते थे, जिसमें सिंचाई कार्यों, दुंड पर भी अधिकार शामिल था। सर्वमान्य अनुदानों में करों और जुर्मानों से छूट होती थी। अष्टभोग्य, जिसमें निधि, निक्षेप, जल, स्थल आदि शामिल थे। शिल्प उत्पादन पर भी नियंत्रण था। प्रमुख तेल कोल्हू। गांव कैसे बसाए जाते थे? देवदान और अग्रहार महाअग्रहार बनाकर। अग्रहार में जमीन के हिस्से तय होते थे। नए प्रोत्साहन भी दिए गए। एक अग्रहार के ब्राह्मण दूसरे में भी जमीन रख सकते थे। मंदिर सेवा के लिए वृत्ति, देव ब्राह्मण वृत्ति दी जाती थी। टैंक सिंचाई का क्या महत्व था? ये सिंचाई का प्रमुख स्रोत था। टैंक निजी संपत्ति भी हो सकते थे। व्यापारियों ने भी टैंक और स्लुइस बनवाए। टैंक को ताटाक कहते थे। टैंक सिंचित भूमि समुद्रिक और वर्षा सिंचित भूमि देवमात्रिक कहलाती थी। प्राकृतिक धाराओं को चैनलाइज किया जाता था। टैंक के रखरखाव के लिए दशबंद मान्य आय का 10वां हिस्सा की व्यवस्था थी। काकतीय काल, किसानों से पानी के उपयोग के बदले आय होती थी। जल उठाने के उपकरण, राटना पर भी टैक्स था। नहरें, धाराएं राज्य के नियंत्रण में थीं, सिवाय अग्रहार के। राजस्व अक्सर बिचौलियों, नायक के माध्यम से वसूला जाता था। टैक्स की दरें अलग अलग थीं। फसलें कौन सी होती थीं? दोहरी फसल कार्तिक, वैशाख होती थी। भूमि के प्रकार थे मारतुरु, गीली और मुटलू, सूखी। माप की इकाइयां थीं निवर्तन, गीली भूमि लगभग 2.5 से 4.5 एकड़ और खंडी, सूखी भूमि। पुट्टी का इस्तेमाल भूमि और अनाज दोनों के लिए होता था। भूमि के और भी प्रकार थे विडला चेवु, पथरीली, रेवड़ी, काली मिट्टी, तोंट भूमि, बगीचा, नीरनेल, गीली और वली भूमि, सूखी। मुख्य फसल धान थी। विनिमय का माध्यम भी राजा मालू किस्म, ज्वारेर, बाजरा, कपास, गन्ना, तिलहन भी उगाए जाते थे। तेली के वेवरू, तेली गिल्ड का जिक्र है। कर प्रणाली कैसी थी? बहुत जटिल और कंफ्यूजिंग शब्दों वाली, जैसे सिद्धाय, अरी, कोरू, मुख्य भू राजस्व, कणिक, कटन्मु, उपहार, नजराना, वेन्नुपेन्नु, पुल्लारी, चराई कर, शुल्कम, सीमा शुल्क, कोलुचू, अम्मदी कलुपन्नु, अनाज में भुगतान, नीरोहरी, नोहरी, नीरमुडिल, पानी पर कर, रतनवु, एत्तुभंडमु, पानी उठाने के उपकरण पर, तिन्नैयापन्नु, सुंकमु, टोल। वास्तविक बोझ पंचकारू, कृषि मजदूर पर पड़ता था। कराधान असमान था, जाति आधारित भी था। कृषि में कौन से समुदाय शामिल थे? साहित्यिक स्रोतों क्रीडाभिरामु, सकल नीति सम्मतम, वेलुगोटी वरिवंशावली से पता चलता है कि रेड्डी, गौंडा, मुखिया, करणम, रिकॉर्ड कीपर महत्वपूर्ण थे। 11वीं सदी से व्यापारी वर्ग कोमाटी, साहूवारू भी शक्तिशाली हो गया। वो सोने, चिन्नास, मादास में उपहार देते थे।
शिल्प समूह कौन से थे? कई शिल्प समूहों का जिक्र है। धातुकर्मी, पंचलोहादि पतुलु, सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, बुनकर, सलीवरु, पत्थर काटने वाले, वड्डवरु, राजमिस्त्री, कांसे, बढ़ई, वद्रंकी, लोहार, कम्मलु, कुम्हार, कम्मरिलु, छोटे क्रूसिबल निर्माता, मुसरावरु, तेली, तेलिकीवरु। ये 12वीं शताब्दी तक तेलंगाना में स्थापित हो चुके थे। उनकी आय वस्तुओं सेवाओं की बिक्री से होती थी। वो कृषि उपकरण, जल उपकरण, गाड़ियां, नावें बनाते थे। उन्हें भुगतान कभी-कभी जमीन के रूप में भी मिलता था। शिल्प और वाणिज्य का विस्तृत विवरण यूनिट 15 में है। वाह, ये तो बहुत ही विस्तृत विश्लेषण था। तो अब सेक्शन 13.7 सारांश पर आते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ, संक्षेप में कहें तो इस पूरे दौर 300 से 1300 सी की मुख्य विशेषताएं थीं। कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व, लंबी दूरी के व्यापार में सापेक्षिक गिरावट और भूमि अनुदानों का अभूतपूर्व विस्तार, जिसने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज और राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया। और सामंतवाद की बहस। हाँ, भूमि अनुदानों ने जिस तरह के श्रेष्ठ भूमि अधिकारों या सुपीरियर लैंड राइट्स और मध्यस्थों को जन्म दिया, उसे अक्सर भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि ये बहस जारी है। ब्रह्मदेय की भूमिका। ब्रह्मदेय और देवदान अनुदान कृषि विस्तार, नई तकनीकों के प्रसार और संसाधनों के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे, लेकिन साथ ही ये सामाजिक स्तरीकरण को भी बढ़ा रहे थे। मुख्य लाभार्थी कौन थे? मुख्य लाभार्थी ब्राह्मण, मंदिर और अन्य प्रमुख भूस्वामी समूह जैसे विलालार, गाउंडा थे। किसानों और कारीगरों की स्थिति ज्यादातर अधीनता वाली होती गई। और क्षेत्रीय प्रोफाइल। हमने देखा कि तमिलनाडु, पल्लव, पांड्या, चोल, केरल, कर्नाटक चालुक्य, राष्ट्रकूट और आंध्र, पूर्वी चालुक्य, काकतीय, हर क्षेत्र में कृषि संगठन, भूमि अधिकार और राजस्व प्रणालियों की अपनी विशिष्टताएं थीं, लेकिन मूल पैटर्न, भूमि अनुदान, मंदिर की भूमिका, स्तरीकरण काफी हद तक समान था। ठीक है, अब जरा शब्दावली ग्लॉसरी 13.8 देख लेते हैं। चंपू क्या है? चंपू एक साहित्यिक शैली है जिसमें गद्य, प्रोज और पद्य, वर्स का मिश्रण होता है। सोमदेव का यशस तिलक एक चंपू काव्य है। एश्चीट। ये एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत यदि किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो वह संपत्ति राजा या राज्य को वापस चली जाती है। कर्नाटक के संदर्भ में इसका जिक्र आया था। और सांप्रदायिक स्वामित्व? इसका मतलब है समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से भूमि पर अधिकार रखना। हमने देखा कि कैसे भूमि अनुदानों, खासकर ब्रह्मदय के कारण ये सांप्रदायिक स्वामित्व धीरे धीरे कमजोर हुआ और व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट जैसे उरार, नट्टन, सभा अधिकार मजबूत हुए। बहुत बढ़िया। अब अभ्यास 13.9 पर आते हैं। श्रोताओं की सोचने के लिए कुछ सवाल। हाँ, जैसे 1. दक्षिण भारत में अग्रहार और ब्रह्मदेय अनुदानों ने कृषि विस्तार में किस हद तक मदद की? 2. परिहारों की व्याख्या करें और ब्रह्मदेय अनुदानों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करें। 3. पल्लव पांड्य क्षेत्रों में टैंक सिंचाई के पैटर्न की जांच करें। 4. चोलों के अधीन भूमि अधिकारों की प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 5. चालुक्यों के अधीन भूमि कार्यकाल का संक्षिप्त विवरण दें। 6. प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान आंध्र क्षेत्र में कृषि विस्तार के पैटर्न का विश्लेषण करें। और अगर कोई और गहराई में जाना चाहे तो? सेक्शन 13.10 सुझाए गए पाठ। हाँ, टेक्स्ट में कई महत्वपूर्ण इतिहासकारों और उनकी किताबों का जिक्र है, जैसे अप्पादोरई, बी.डी. चट्टोपाध्याय, राजन गुरुकुल, नोबोरू करशिमा, जी.आर. कुप्पुस्वामी, डेविड लुडेन, सी. मीनाक्षी, के.एम. श्रीमाली, टी.वी. श्रीनिवासन, बर्टन स्टीन, के. सुंदरम, आर. तिरुमलाई। इन्हें पढ़कर विषय की और गहरी समझ मिलेगी। चलिए, तो अब इस गहन चर्चा के मुख्य टेकअवेज को समेटते हैं। जरूर। पहला, प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत 300 से 1300 सीई में भूमि अनुदान, खासकर ब्रह्मदेव और देवदान, कृषि विस्तार और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के सबसे बड़े चालक थे। दूसरा, परिहारों यानी छूटों ने अनुदान प्राप्तकर्ताओं को महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान की, जिससे जमीन पर उनका नियंत्रण बढ़ा। तीसरा, पल्लव, पांड्य, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पूर्वी चालुक्यों के तहत कृषि संगठन, भूमि अधिकार और राजस्व प्रणालियों में क्षेत्रीय विविधताएं मौजूद थी, लेकिन कुछ मूल प्रवृत्तियां समान थीं। चौथा, सिंचाई, खासकर टैंक, नहरें और स्लूस कृषि विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इसका प्रबंधन पहले स्थानीय निकायों,
सभा, ऊर, नाडु और बाद में राज्य द्वारा किया गया। पांचवा, समय के साथ सांप्रदायिक भूमि स्वामित्व कम हुआ और एक अधिक स्तरीकृत समाज उभरा, जिसमें ब्राह्मणों, मंदिरों और बड़े भूस्वामियों की प्रमुख भूमिका थी। किसानों और कारीगरों की स्थिति ज्यादातर अधीनता वाली हो गई। और छठा, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, लेकिन शिल्प उत्पादन और व्यापार भी धीरे धीरे महत्व प्राप्त कर रहे थे, खासकर चोल काल के बाद। ये यूनिट जटिल लग सकती है, लेकिन दक्षिण भारत के मध्ययुगीन इतिहास और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये बिल्कुल फाउंडेशनल है, एक आधार है। हाँ बिल्कुल, इसे दोबारा सुने, नोट्स बनाएं, अवधारणाओं को इंटरलिंक करें, सोचे कि ये जानकारी यूपीएससी उत्तरों को कैसे समृद्ध कर सकती है। ये ज्ञान न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि भारत के अतीत और वर्तमान समाज की गहरी समझ विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और श्रोताओं के लिए वो सवाल फिर से, जिस तरह मध्यकाल में भूमि अनुदानों ने शक्ति और समाज को आकार दिया, क्या आज भी भूमि स्वामित्व के पैटर्न हमारे समाज और राजनीति को उसी तरह प्रभावित करते हैं? सोचेगा जरूर। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे अगले विस्तृत सत्र से न चूकें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।